स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पिछली क्लास में हमने देखा था हाउ डू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इन दिस क्लास we'll see how do different elements combine with them and follow certain laws. There are two laws. One is law of conservation of mass given by Antoine Lavoisier. Another is law of constant proportions or law of definite proportions. It is given by Proust. Right students? तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ को डिस्कस करता हूँ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Students, this law says that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब रिएक्टेंट कौन से होते हैं? जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस हम लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो ये लेफ्ट साइड पे होते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये जो राइट साइड पे है इसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो दिस सेज मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज द स्टेटमेंट, यू कैन से फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है. दिस इज एक्टिविटी नंबर 3.1. इसमें हमें दे रखा है, ये एक सेटअप दे रखा है. इस सेटअप में हम देखते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये वाई सोल्यूशन है और इस टेस्ट ट्यूब में एक्स सोल्यूशन. ये टेस्ट ट्यूब इस वाई सोल्यूशन में डिप तो करी हुई है, लेकिन एक्स और वाई का कोई कांटेक्ट नहीं है. राइट स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, पहले केस में हम इस फ्लास्क और इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है, इस फ्लास्क को टोटल को वेट कर लें. जब हम इस फ्लास्क को वेट करेंगे तो उसके अंदर ये वाई का कंटेंट भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, प्लस ये टेस्ट ट्यूब भी आ जाएगी. अब अगर हम इसमें से टेस्ट ट्यूब माइनस कर दें तो हमारे पास एक्स प्लस वाई का वेट आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को इसमें उल्टा देंगे, यानी कि एक्स और वाई का कांटेक्ट हो गया. जब एक्स और वाई आपस में कांटेक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो. फॉर एग्जांपल जो मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन करके दिखाता हूं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं. फॉर एग्जांपल हमने पहले कॉपर सल्फेट, राइट, दिस कॉपर सल्फेट इज एक्स. This copper sulfate is X and this sodium carbonate is Y. जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट. तो स्टूडेंट्स, पहले ये X अकेला है, ये Y है, इसमें नो कांटेक्ट. पहले हम इसको वेट कर लेंगे, फिर जब इनमें कांटेक्ट होगा तो ये बनेगा, हम इसको वेट करेंगे. राइट स्टूडेंट्स? तो व्हाट वी फाइंड, हम ये पाएंगे कि जो इनका मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों का मास है जो बिफोर रिएक्शन, और ये मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा. इसी तरह से अब एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है इनके पास, वो है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, और ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. स्टूडेंट्स, इसको आपको देख लेना चाहिए कि आप देखेंगे क्या डिफरेंस चल रहा है. बेरियम के साथ ये सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ ही क्लोराइड. आप इस तरह से याद कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? हाँ. अब बेरियम क्लोराइड का मास पहले कितना है, तो आंसर है 1.22, और सोडियम सल्फेट का मास कितना है, 1.353. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है 2.75, और जब स्टूडेंट्स इसका हम मास निकालेंगे तो इट हैज टू बी इक्वल टू 2.75, और ये ऐसा होगा ही होगा. थर्ड, अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास है लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास है सोडियम क्लोराइड. तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा लेड नाइट्रेट प्लस हमारे पास बनेगा सॉरी लेड क्लोराइड
लेड क्लोराइड, और हमारे पास बनेगा और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स, इसका मास है 2.07 और इसका मास है 1.17। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.24, और जब इसका मास निकालेंगे तो इट विल आल्सो बी इक्वल टू 3.24। दिस इज students law of conservation of mass. Now let us move to another law, that is called law of constant proportion or law of definite proportion. Number 2, law of constant proportion or law of definite proportion. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग है कि वॉट एवर द सोर्स, चाहे आप, अगर आप वाटर की बात करें, वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, चाहे वो अटलांटिक ओशियन है, चाहे वो पैसिफिक ओशियन है, चाहे हम इंडिया के वाटर की बात करें, चाहे अमेरिका के वाटर की बात करें, किसी भी तरह के वाटर की बात करें, तो इसमें जो वाटर का फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। यानी कि मास की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 into 2 2, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2:16, 1:8। इसका मतलब इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और हमेशा ऐसा ही। अगर हाइड्रोजन का 2 ग्राम कर दूंगा तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। अगर हाइड्रोजन का 3 ग्राम कर दूंगा तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 24, और अगर हाइड्रोजन का 4 ग्राम कर दूंगा तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम। लेकिन ये रेशो 1:8 ही रहेगी। जैसे इसकी रेशो लूंगा तो 1:8, 2:16 वो भी 1:8, 3:24 वो भी 1:8, 4:32 वो भी कितनी होगी? 1:8। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportion by mass. तो ये आप एग्जांपल इसके साथ कोट कर सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स एक हमारे पास थ्योरी आती है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, द एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। सेकंड पॉइंट है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो ये जो एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये एक जैसे दिखते हैं। हालांकि ये बाद में जाके ये थ्योरी गलत हो जाएगी, बाद में जाके ये भी गलत हो जाएगी, लेकिन हमें इसको एज सच लर्न करना पड़ेगा फॉर आवर एग्जाम्स। तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके एटम्स एक जैसे हैं, ये नाइट्रोजन है, इसके एटम्स एक जैसे हैं, राइट। और उसके बाद ये बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। जैसे ऑक्सीजन का एटम और नाइट्रोजन का एटम, दे बोथ आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद बोलते हैं एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ वन। इसका मतलब ऑक्सीजन से नाइट्रोजन नहीं बनाया जा सकता। गेटिंग माय पॉइंट? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, राइट। इन अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज्ड। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स कंबाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं, फिर दोबारा से, राइट स्टूडेंट्स। आपको ये झलक मिल रही होगी कि ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरफ इशारा करता है, राइट स्टूडेंट्स। इसको हम देखेंगे एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं इसके बेस पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमारे पास हैं उसको हम देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं इसके बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, आइए इसको देखते हैं। इन द रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of acetic acid,
द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड सो। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है। सोडियम कार्बोनेट कंबाइंस विद एसिटिक एसिड, और ये बनाएगी स्टूडेंट्स सोडियम एसीटेट, प्लस साथ में बनेगा स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ में हमारे पास बनेगा वाटर। इसमें स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है वो 5.3 ग्राम दे रखी है, और इसकी जो वैल्यू है वो 6 ग्राम दे रखी है। इसमें 2.2 ग्राम दे रखा है, 0.9 ग्राम और 8 पॉइंट सॉरी सोडियम एसीटेट दे रखा है 8.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और वाटर 0.9 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। यदि इसमें ऐसा हुआ, यदि इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हुए, तो हम कहेंगे यस इट इज एन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, वो है 5.3 प्लस 6 11.3 है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमें मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे, वो है 8.2 2.2 0.9। यदि आप स्टूडेंट्स इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11.3 ग्राम। तो इससे क्या क्लियर होता है, सिंस mass of reactants is equal to mass of products, so these observations are in accordance with law of conservation of mass, right students? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1:8, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर अगर मैं what is the mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लॉ डिस्कस किया था। इस स्टेटमेंट का मतलब है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 3 into 8 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट स्टूडेंट्स? तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप अपने स्कूल के टीचर जो आपको लिखवाएंगे आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम चलें तो बैक एक्सरसाइज में भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए हम उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जैसे है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.24 ग्राम है। इसके अंदर एक तो हमारे पास सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, आप सिंपल इसको केमिकल कंपाउंड लिख लीजिए। इसके अंदर बोरोन है जिसकी मात्रा है हमारे पास 0.096 ग्राम, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 0.144 ग्राम है। हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है दोनों की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो मास ऑफ कंपाउंड कितना है, मास ऑफ कंपाउंड इट इज 0.24 ग्राम, और इसमें से मास ऑफ बोरोन कितना है 0.096 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 0.144 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ बोरोन कैसे आएगी स्टूडेंट्स, बोरोन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे 100 आ जाएगा, तो ये इससे कट गया 1000 से, और ये एक जीरो बच गया। 24 4 जा 96, तो ये आ जाता है 40%। सिमिलरली स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो कितनी आ जाएगी 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 60%, राइट स्टूडेंट्स? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जब 3 ग्राम कार्बन बर्न्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही होना चाहिए, 3 ग्राम 8 ग्राम तो 11 ही बनना चाहिए। अब वो कहता है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम।
तो अब कहता है ये तो 3 ग्राम है, लेकिन ये 50 ग्राम ले लिया गया, तो अब ये कितना बनेगा? तो स्टूडेंट्स, अब भी ये 11 ग्राम ही बनेगा। वो कैसे है? हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमने उसमें देखा था, इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 8 gram, it will combine in such an equation only. अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है तो ये बढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि रेशो तो दोनों तरफ बराबर से बढ़ेगी ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ही, तभी रेशो सेम रहेगी। तो if 3 gram of carbon combines with 8 gram, 11 gram of carbon dioxide is formed. Again, if 3 gram of carbon combines with 50 gram,